ये बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों 11 दिसंबर सन 2007 की रात हम चार दोस्त झेलम के लिए रवाना हुए थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर जब कटोरबा पहुंचे तो हम रास्ता भटक गए। दरअसल हम चारों ही पहली बारी झेलम जा रहे थे, जिस वजह से हम में से किसी को झेलम का रास्ता ठीक से नहीं मालूम था और ऊपर से रात भी काफ़ी हो गई थी। ऐसे में हमें समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी किस तरफ मोड़े। इसी बीच जब एक ट्रक आता हुआ नजर आया तो बिक्की ने गाड़ी रोकी और उस ट्रक वाले को आवाज देते हुए बोला, भैया ये हाईवे झेलम की ओर ही जा रहा है ना? जिस पर उस ट्रक वाले ने कहा, मुझे नहीं पता, आगे एक ढाबा है, शायद उस ढाबे वाले को पता होगा, तुम उस ढाबे पर जाकर पूछ लो। और फिर उसके बाद हम लोग उस ढाबे की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद हम उस ढाबे के पास पहुंच गए और फिर हम लोग गाड़ी से उतरकर उस ढाबे वाले के पास गए और उस ढाबे वाले से रास्ते के बारे में पूछा, क्या झेलम जाने का रास्ता यही है? जिस पर उस ढाबे वाले ने कहा, हाँ यही है, पर आगे से ये रास्ता 2 रास्तों में बढ़ जाता है। वैसे तो दोनों ही रास्ते झेलम की ओर ही जाते हैं, पर आप पहला रास्ता जो सलखापुर से होते हुए जाता है उस रास्ते से मत जाना। ढाबे वाले की ये बात सुनते ही बिक्की बोला, क्यों, वो रास्ता सही नहीं है क्या? जिस पर वो ढाबे वाला जवाब देने की जगह वहीं ढाबे पर बैठे एक आदमी की तरफ देखने लगा। उस ढाबे वाले को उस आदमी की तरफ घूरते देख जब हमने उस आदमी की तरफ देखा तो हमने पाया कि वो आदमी दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। पहले तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर जब ढाबे वाले ने कहा कि उस रास्ते से आज तक कोई भी गुजरा वो कभी भी सही सलामत नहीं आया और जो आते हैं वो भी अपने साथ हुए हादसे के बारे में कभी भी नहीं बताते। ढाबे वाले के इतना कहते ही विक्की ने सवाल करते हुए पूछा, आखिर ऐसा क्या है इस रास्ते में? इस पर उस ढाबे वाले ने कहा कि ये तो मुझे नहीं मालूम, पर मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, वरना तुम्हारी मर्जी। उस ढाबे वाले की बात सुनने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और फिर हम गाड़ी में बैठकर आगे की ओर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद हमारे सामने 2 रास्ते भी नजर आए, जैसा कि उस ढाबे वाले ने कहा था। फिर बिक्की ने गाड़ी रोकी। गाड़ी के रुकते ही बिक्की बोला, यार वो ढाबे वाला हमें डरा रहा था, हम इसी रास्ते से जाएंगे, हम भी तो देखें आखिर ऐसा क्या है इस रास्ते में। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम इसी रास्ते से जाएंगे। फिर बिक्की ने गाड़ी स्टार्ट की और उसी रास्ते की ओर गाड़ी को ले जाने लगा। आगे जाने के बाद वो रास्ता दूर दूर तक खाली नजर आ रहा था, बस हमारी गाड़ी ही उस रास्ते से गुजर रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें सामने की ओर एक आदमी हाथों में झोला लिए नजर आया जो रोड के साइड में चल रहा था। उस आदमी को देखकर बिक्की बोला, यार वो ढाबे वाला बस हमें डरा रहा था, हम इतनी दूर आ गए पर हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, और ये देख वो आदमी भी अकेला ही झोला लिए यहाँ पर टहल रहा है। तभी बिक्की ने गाड़ी उस आदमी के आगे जाकर रोक दी और उस आदमी से बोला, अरे ताऊ, इतनी रात के इस रास्ते में क्यों घूम रहे हो? आपको पता नहीं है ये रास्ता कितना खौफनाक है? आपको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? बिक्की के इतना बोलते ही वो आदमी बोला, मेरा तो रोज का आना जाना है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों की बनाई गई बातें हैं बस। उस आदमी के इतना बोलते ही बिक्की ने कहा, अच्छा तो ये बताओ आप जा कहाँ रहे हो? तभी उस आदमी ने कहा, बेटा आगे चौराहे तक, वहाँ पर मेरा क्लिनिक है। फिर बिक्की ने कहा, चलो हम आपको चौराहे तक छोड़ देते हैं, हम भी वहीं चौराहे से ही जाएंगे। फिर उसके बाद हमने उस आदमी को पीछे वाली सीट पर बैठा लिया जहाँ राहुल और अरुण बैठे हुए थे और फिर बिक्की ने गाड़ी को आगे बढ़ाया। बिक्की गाड़ी को ड्राइव किया जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद राहुल एकदम से बोल पड़ा, खून। तभी मैंने पीछे देखा तो पता चला कि उस आदमी के झोले में खून की बोतलें रखी हुई थी। जब हमने उस आदमी से पूछा तो उसने बताया कि वो क्या है कि क्लिनिक में एक मरीज को खून की ज़रूरत है, उसी के लिए लेकर जा रहा हूँ। खैर उस आदमी के इस जवाब से हमारा मन शांत हो गया और फिर कुछ देर के बाद हम उस चौराहे पर भी पहुँच गए जहाँ हमने उस आदमी को ड्रॉप कर दिया। उस आदमी को ड्रॉप करने के बाद हम आगे निकल गए, पर मेरे जहन में एक बात खटक रही थी कि जब ये रास्ता इतना हॉन्टेड है तो फिर यहाँ एक डॉक्टर क्या कर रहा है। मैं अभी इसी सोच विचार में था कि तभी विक्की जोर से चिल्लाते हुए बोला, ओ सिट। विक्की के इतना बोलते ही कोई हमारी गाड़ी से जोर से टकराया। उसके टकराते ही गाड़ी के विंडो स्क्रीन पर खून फैल गया और जब विक्की ने गाड़ी रोकी तो विक्की की सांसें तेज हो रखी थी। उसके चेहरे से ये साफ था कि कोई बड़ी दुर्घटना घट चुकी है। उसके बाद विक्की गाड़ी से उतर गया और विक्की के उतरते ही हम सब भी गाड़ी से नीचे उतर गए। तभी हमने देखा कि सामने की ओर एक आदमी खून से लथपथ रोड पे तड़प रहा है। उस आदमी को इस तरह तड़पता देख मैं बेबस हो गया। तभी मैंने कहा, चलो यार इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं, कहीं ये यहीं पर दम न तोड़ दे। कि तभी राहुल एकदम से बोला, नहीं भाई रहने देते हैं, यहाँ पे अभी कोई नहीं है, यहाँ से भाग चलते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी बिक्की ने कहा,
नहीं यार, हमारी वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए, चलो जल्दी से इसे गाड़ी में ले चलो। और फिर हमने उस आदमी को गाड़ी के अंदर बिठा लिया और उसके बाद मैंने विक्की से कहा, हमने पीछे उस डॉक्टर को ड्रॉप किया था और उसका क्लिनिक पास में ही है, और वापस से डॉक्टर के क्लिनिक की ओर निकल पड़े। फिर थोड़ी देर के बाद हम उस क्लिनिक पर पहुंचे। हमने उस आदमी को गाड़ी से नीचे उतारा, लेकिन जब हमने देखा कि वो क्लिनिक नहीं बल्कि बड़ा एक हॉस्पिटल लग रहा था। जब हम उस आदमी को लेकर अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि बाहर से ये हॉस्पिटल नया दिख रहा था, पर अंदर से काफ़ी पुराना लग रहा था। हम उस हॉस्पिटल को देख ही रहे थे कि तभी सामने से वो डॉक्टर हमारे पास पहुंचा। हमने उस डॉक्टर को सारी बात बताई तो उसके बाद वो डॉक्टर उस आदमी को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गया। हम लोग बाहर ही उस डॉक्टर के आने का वेट करने लगे। हमें डर भी लग रहा था कि अगर इस आदमी की जान चली गई तो हम बहुत ही बुरे फंस जाएंगे। हम आपस में अभी बात ही कर रहे थे कि तभी वो डॉक्टर बाहर आया और उसने हमारे हाथ में एक पर्ची दी। उस पर्ची को हाथ में देने के बाद डॉक्टर ने कहा कि पास में ये एक सलकापुर है, गांव के आखिरी में ही एक मेडिकल स्टोर है जहाँ से तुम्हें ये मेडिसिन लेके आनी है। उस डॉक्टर के इतना कहते ही अरुण और विक्की वो मेडिसिन लेने के लिए निकल गए। मैं और राहुल हॉस्पिटल में ही रुके हुए थे और उनके आने का वेट कर रहे थे, लेकिन आधे घंटे होने के बावजूद भी विक्की और अरुण नहीं लौटे। हमने उन्हें फ़ोन करने की भी कोशिश की, पर उनका फ़ोन नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर जा रहा था। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी वो लोग नहीं आए। हम काफ़ी परेशान हो गए कि आखिर वो लोग अब तक क्यों नहीं आए। तभी विक्की ने कहा, हमें यार जाकर देखना चाहिए, आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ। हम उसी वक्त हॉस्पिटल से बाहर निकले तो हमने देखा कि हॉस्पिटल के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है और उस बाइक में चाबी लगी हुई थी। फिर उसके बाद हमने बिना सोचे समझे कि ये बाइक किसकी है और किसकी नहीं, बाइक पर बैठकर उन लोगों को ढूंढने निकल गए। जैसा कि उस डॉक्टर ने बताया था कि हमें सलकापुर गांव के आखिरी में मेडिकल स्टोर जाना है। हम थोड़ी दूर पहुंचे होंगे कि हमने देखा कि रोड के साइड में विक्की की गाड़ी एक पेड़ से टकरा रखी है और विक्की गाड़ी से बाहर गिरा हुआ है। जब हम उसके पास पहुंचे तो हमने देखा कि विक्की बुरी तरह से जख्मी पड़ा हुआ है। मैंने विक्की को संभालते पूछा, भाई क्या हुआ तेरे साथ और ये हालत कैसे हुई, और राहुल कहाँ पर है? जिस पर विक्की कराहते हुए बोला, जब मैं और राहुल उस मेडिकल स्टोर में पहुंचे तो हमने मेडिकल स्टोर वाले को देखा तो वो बड़ा ही अजीब सा दिख रहा था, और जब हमने उस आदमी को वो पर्ची दी तो पर्ची में लिखी दवाई देखते हुए बोला, रुको अभी देता हूँ। उस आदमी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा भारी थी, हमें थोड़ा अजीब सा लग रहा था। और उसके बाद वो मेडिसिन लेकर आया, और जब उसने हमें वो मेडिसिन दी तो मेडिसिन लेने के बाद जब हमने देखा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे ना होने पर हमने उस आदमी से कहा कि हम थोड़ी देर में पैसे लेकर आते हैं, जिस पर उस आदमी ने कहा कि पैसे नहीं दोगे तो जान से जाओगे। यह सुनते ही हम बुरी तरह से घबरा गए। फिर हमने उस आदमी से दोबारा कहा कि हम बस थोड़ी ही देर में आते हैं, अगर आपको हम पर यकीन नहीं है तो आप किसी और को हमारे साथ भेज दो। फिर उसके बाद उसने अंदर से एक आदमी को बुलाया। जब हमने उस आदमी को देखा तो हमारी हालत एकदम से खराब होने लगी। उस आदमी की आंखें काफ़ी बड़ी थी और साथ ही उसके दोनों हाथ पीछे मुड़े हुए थे। हमें डर तो लग रहा था, पर हम कर भी क्या सकते थे। उसके बाद हमने उस आदमी को गाड़ी में बैठा लिया और वहाँ से निकल गए। मैं गाड़ी को ड्राइव करे जा रहा था। गाड़ी को ड्राइव करते करते जब मैंने राहुल की तरफ देखा तो मैंने पाया कि राहुल वहाँ पर था ही नहीं। राहुल के वहाँ ना होने पर जब मैंने पीछे वाली सीट पर देखा तो उस आदमी का चेहरा और भी खौफनाक बन गया था। अब मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मेरा गाड़ी से संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। गाड़ी के टकराते ही मैं बेहोश हो गया, और अब जब मेरी आँख खुली तो अब वो आदमी मेरे सामने नहीं था, यानी कि अब वो आदमी वहाँ से गायब हो गया था। तब से अभी तक मैं यहीं पर पड़ा हुआ हूँ। विक्की की सारी बात सुनने के बाद मैंने राहुल को काफ़ी आवाज़ भी लगाई कि शायद वो आसपास होगा, मगर 3 से 4 बार आवाज़ देने पर भी हमें राहुल की कोई आवाज़ ही सुनाई ना दी। वो रास्ता काफ़ी डरावना लग रहा था, बस वहाँ पेड़ और ये सुनसान रोड ही नज़र आ रहा था। हमने विक्की को उठाकर बाइक पर बैठा लिया क्योंकि विक्की की हालत बेहद ही ख़राब हो रही थी। फिर मैंने बाइक को स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने बाइक को आगे बढ़ाया कि तभी बाइक के सामने एक भयानक आदमी आ गया। उस आदमी को देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन जब पीछे से विक्की ने कहा कि ये वही आदमी है जिसने राहुल को गायब किया है तो हमारे होश ही उड़ गए। तभी विक्की ने कहा, यहाँ से भागो वरना ये हमें भी मार देगा। और फिर उसके बाद विक्की बाइक से उतरकर भागने लगा। विक्की जैसे ही आगे भागा कि वो भयानक आदमी उसके सामने आ गया, जिस वजह से विक्की के कदम वहीं पर रुक गए।
जैसे बिक्की के कदम रुके कि उस आदमी ने बिक्की की गर्दन को मरोड़ दिया और फिर देखते ही देखते बिक्की ने हमारे सामने ही दम तोड़ दिया और फिर उसके बाद वो आदमी अचानक से गायब हो गया। साथ ही बिक्की के गायब होते ही हमारे अंदर डर की सीमा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। हमने अपने 2 दोस्तों को खो दिया था। हमें बहुत अफसोस हो रहा था पर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर जब राहुल ने मुझे कहा कि उस डॉक्टर ने ही हमें यहाँ पर भेजा था, क्या पता वो हमें इस मुसीबत से निकाल सके, उसकी इस बात में मैंने भी हामी भर दी क्योंकि हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। और फिर हम तुरंत ही बाइक पर बैठकर वहाँ से निकल गए और फिर थोड़ी देर के बाद हम उस हॉस्पिटल में पहुँचे। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद हमने देखा कि हॉस्पिटल की लाइट ब्लिंक हो रही थी। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर हम ज़्यादा देरी ना करते हुए हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे। लेकिन जब हम हॉस्पिटल के अंदर पहुँचे तो फिर हमारी हालत फिर से ख़राब होने लग गई क्योंकि हमने देखा कि हॉस्पिटल की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। हॉस्पिटल की लाइट भी बंद चालू हो रही थी। हॉस्पिटल की यह हालत देखकर हमें लग रहा था कि हमने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अभी हम यही सब सोच रहे थे कि तभी हमने देखा कि कोई हॉस्पिटल के कमरे से निकलकर हमारी तरफ आ रहा है। जैसे हमने उसका चेहरा देखा तो हमने पाया कि ये तो वही आदमी है जिसका हमसे एक्सीडेंट हो गया था। उस आदमी को देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए थे। हमने सोचा कि अब हमारी जान कोई नहीं बचा सकता क्योंकि हमारी मौत तो हमारे सामने खड़ी हुई थी। पर हमने आखिरी कोशिश की और हम वहाँ से भागने लगे। जब हम हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुँचे कि तभी हॉस्पिटल का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही हमारी आखिरी उम्मीद भी अब ख़त्म हो गई और फिर हम हॉस्पिटल के अंदर ही एक रूम में जाकर छुप गए और साथ ही हमने उस रूम का दरवाज़ा भी बंद कर लिया। और फिर हम दोनों भगवान को याद करने लगे। जब हम भगवान को याद कर रहे थे तब हमने देखा कि कहीं से ठंडी ठंडी हवा उस रूम के अंदर आ रही थी। जब हमने चारों तरफ देखा तो हमने पाया कि उस रूम में एक खिड़की थी जो कि टूटी हुई थी। उस खिड़की को देखकर हमारी उम्मीद फिर से जग गई और हम फौरन ही वहाँ से भागने लगे। जैसे ही हम खिड़की के पास पहुँचे कि तभी रूम का दरवाज़ा किसी ने तोड़ दिया। जब हमने देखा तो वही आदमी था। मैं उसी वक्त खिड़की से बाहर कूद गया। लेकिन जब अरुण उस खिड़की से बाहर निकलने वाला था कि तभी उस आदमी ने अरुण को अंदर खींच लिया और उसे वो वहाँ से लेकर चला गया। अरुण ने मुझे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ दी मगर अब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर जाऊँ और फिर मैं वहाँ से डरा सहमा भागने लगा। मैं बस भगवान का नाम लिए भागे जा रहा था। फिर थोड़ी दूर भागने के बाद मैं उसी गाँव में पहुँचा। गांव में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि एक आदमी अपने घर से बाहर निकल रहा है और उस आदमी को घर से बाहर देखकर मैं भागता हुआ उसके पास पहुंचा और मैंने उस आदमी को अपने साथ घटी हुई घटना को बताया। उस आदमी ने मेरी बात सुनते ही बताया कि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और साथ ही वो हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर भी। उस हॉस्पिटल में रात के वक्त जो भी वहाँ पर गया वो आज तक बच के नहीं आया। पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। कहते हैं कि उस रात 2 भाई वहाँ से गाड़ी से गुजर रहे थे। वो दोनों गुंडे थे लेकिन उनका वहाँ एक्सीडेंट हो गया और उसके छोटे भाई को काफ़ी गहरी चोट लग गई थी जिस वजह से वो उसको इस हॉस्पिटल में लेकर आया और उस डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया। तभी उस डॉक्टर ने उसको पर्ची दी कि ये मेडिसिन लेकर आओ। उस डॉक्टर ने उसे यहाँ के मेडिकल स्टोर में भेज दिया और फिर वो मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आया और फिर हॉस्पिटल पहुँचा और डॉक्टर को दे दी। थोड़ी देर के बाद उसे पता चला कि उसका भाई मर गया है मगर डॉक्टर ने ये कहा कि जो तुम मेडिसिन लेकर आए थे अंततः वो एक्सपायर मेडिसिन थी जिस वजह से उसके भाई की मौत हो गई। और ये सुनते ही उसके सर पर खून सवार हो गया कि तुम डॉक्टर होते हुए भी मेडिसिन को नहीं देख पाए और उस मेडिकल स्टोर वाले की गलती की वजह से उसके भाई की जान चली गई। तो उसने गुस्से में आके उस हॉस्पिटल में आग लगा दी और उस डॉक्टर को गोली से मार दिया और साथ ही उस मेडिकल स्टोर वाले को भी। कहते हैं तब से वो हॉस्पिटल खंडर बन गया है और तब से वहाँ जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। दोस्तों ये सुनने के बाद मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था कि मैंने अपने 3 दोस्तों को खो दिया और मैंने अपनी ज़िंदगी में ठान लिया था कि मैं फिर कभी भी ऐसी गलती को अंजाम नहीं दूंगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलूंगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।